ठीक है। वन डे एग्जाम के लिए इस टाइप का वन स्टॉप सोल्यूशन है दोस्तों, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। और इंडिया बहुत पीछे है एक तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत मिशन हो गया, इसको डिफरेंशिएटेड बैंक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हम लोग WTO पढ़ लेते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी स्कोप बन रहा है उसको एक जगह जेजू वहाँ पे, और थीम जो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू महागुरु IAS दोस्तों। आई एम दीपक बर्नवाल और मैंने 9 मेंस लिखे हैं दोस्तों, 2 UPSC के, 4 BPSC के, 1 UP PCS का और 2 JPSC का। और जैसा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल महागुरु IAS पे प्रॉमिस किया था आप सबको कि मैं मंथली वाइज करंट अफेयर्स आप सबको कवर करवाने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी PDF नोट्स भी दूंगा और इसकी पूरी वीडियो सीरीज करवाऊंगा मैं मंथली वाइज, ठीक है। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है करंट अफेयर्स के लिए, और इसमें 200 प्लस न्यूज़ है जून 2025 की मैगजीन्स में। और ये हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आप 75 BPSC दे रहे हो या UP PCS दे रहे हो या किसी भी स्टेट PCS की प्रीलिम्स दे रहे हो, ठीक है। वन डे एग्जाम के लिए इस टाइप का वन स्टॉप सोल्यूशन है दोस्तों, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की मैगजीन में। और तो और हम जो इस मैगजीन में कवर करवाने वाले वो टॉपिक वाइज करा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे पॉलिटी की सारी न्यूज़ एक जगह पे है, इकोनॉमी की सारी न्यूज़ एक जगह पे है, साइंस एंड टेक की सारी न्यूज़ एक जगह पे है, डिफेंस और सिक्योरिटी की न्यूज़ एक जगह पे है, एनवायरनमेंट की न्यूज़ एक जगह पे है, ठीक है। जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह है और स्पोर्ट्स की न्यूज़, ये सब मैंने सेपरेट करके एक जगह करवाया है ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स, और ऐसे ही हम मंथ वाइज सारा हम कवर करवा देंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो जून 2025 की जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उससे, क्योंकि ये हर स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होता है। तो जैसे UNFPA ने एक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाली 2025 में, और उसके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 146 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर बार बोलते रहते हैं कि 140 करोड़ की जनता, हम दोस्तों वो क्रॉस कर चुके हैं, अब हम 146 करोड़ हो चुके हैं, ठीक है। और जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो ड्रॉप होकर हो चुका है 1.9, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम होता है, ओके। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है 146 करोड़ हो चुकी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेन की है 71 ईयर्स और वुमेन की 74 ईयर्स है, ओके। अगर हम ये मैप, ये ग्राफ देख लें तो हमें चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है वो है अफ़गानिस्तान का। ये एशिया का ग्राफ है, तो जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वो अफ़गानिस्तान का है 4.7, ठीक है, और सबसे कम है चाइना का 1.0, ओके। ये देख सकते हैं आप इसमें, ओके। सेकेंड रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2025 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। इंडिया की रैंक जो है वो 10th है। इसमें इंडिया हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है 2 रैंक पिछड़ गया है, ठीक है, 2 पोजीशन पिछड़ गया पिछली रैंकिंग से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो इंडिया की रैंकिंग थी पिछले साल थी 7, ओके, और इस साल कितनी है, 10th है। तो और जो रैंकिंग है 1 to 3 जो रैंकिंग है वो रैंकिंग किसी भी कंट्री को अचीव नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कि उसको टॉप में लाया जाए। तो जो सबसे टॉप कंट्री है डेनमार्क, वो 4थी पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद है नीदरलैंड, देन ब्रिटेन, ओके। इंडिया जो है वो 10th रैंक पे। देख रहे हैं आप, स्वीडन से भी अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने वैसा। तो आप देखते हैं रिटर्न थोड़ा सा कि इंडिया जो है 10th रैंक परफॉर्म की है, 2 रैंक पीछे आ गई है, और टॉप 3 रैंक जो है वो अनअसाइंड है, किसी भी कंट्री का साइन नहीं है। डेनमार्क जो है वो टॉप करता है इंडेक्स में एट रैंक 4, और बॉटम पे ईरान है, इसने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है। एक और जो न्यूज़ है कि जो G20 कंट्रीज है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड का 75% ग्रीन हाउस अकेले इमिट करते हैं। अकेले मतलब जो 20 कंट्रीज मिलके हैं। तो ये हो गया। जो तीसरी इंडेक्स है, अगला रिपोर्ट है एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2025। कौन निकालती है? UNCTAD। UNCTAD का क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ग्लोबल FDI है ना वो डिक्लाइन कर रहा है। मतलब ग्लोबल FDI जो है, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये डिक्लाइन कर रहा है ईयर बाई ईयर, ठीक है। और 2024 में कितने % से डिक्लाइन हुआ है, डाउनग्रेड हुआ है, डाउन हुआ है 11% से। तो 2024 में टोटल कितना FDI हुआ है पूरे वर्ल्ड में? $1.5 ट्रिलियन का, जिसमें इंडिया में FDI इनफ्लो हुआ है $28 बिलियन का, ठीक है। वैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने निकाली है? UNCTAD ने, ओके। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इंडिया फर्स्ट टाइम टॉप 100 में इसकी रैंकिंग आई है, जिसकी रैंकिंग है 99 रैंकिंग है इसकी, ठीक है, इंडिया की। और ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? SDSN। इसको बोलते हैं UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये जो रिपोर्ट है ये 10वीं रिपोर्ट है, 10th एडिशन है इसकी, ठीक है। अब कुछ फैक्ट देखते हैं रिपोर्ट में क्या क्या दिया है। तो जो टॉप रैंकर्स है वो अगेन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। फिनलैंड टॉप किया है,
ओके। स्वीडन जो सेकंड पे है, डेनमार्क थर्ड पे है, और यही डेनमार्क क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे था, ठीक है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो जैसा मैंने बताया है कि पहली बार इंडिया टॉप 100 में आया है और उसकी रैंकिंग है 99th, ठीक है वैसा। फिर ईस्ट एंड साउथ एशिया जो है, इट हैज़ शोन द फास्टेस्ट रीजनल प्रोग्रेस सिंस 2015 से। तो बोले कि कौन सा रीजन है जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो ईस्ट एशिया और साउथ एशिया है, ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज में था कि मल्टीलैटरलिज्म में जो बारबाडोस, जमैका एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, दे आर द टॉप 3 कंट्रीज, ठीक है वैसा। तो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड की टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़। ये एक रिपोर्ट आई हुई थी, उसमें बताया गया कि जो सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, अमेरिका में, ये वर्ल्ड की टॉप स्टार्टअप सिटीज है, फर्स्ट रैंक पे है ये। और अपना जो बेंगलुरु है दोस्तों, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, ये वर्ल्ड में 10वें नंबर पे आता है। टॉप 10 में हमारे कंट्री की भी एक सिटीज है, ठीक है, टॉप 10 में। इसके अलावा टॉप 20 में 3 सिटीज है इंडिया की, एक है बेंगलुरु, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है मुंबई, ठीक है। तो इंडिया की जो टॉप रैंकिंग है वो है 10th बेंगलुरु। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने, और जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 131st, ठीक है। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 129, अभी इंडिया की रैंकिंग और गिर के हो गई 131st, ठीक है। तो वी शुड थिंक ऑन दिस। तो टॉप जो 3 कंट्रीज हैं वो है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था उसमें फिनलैंड टॉप कर रहा था, राइट। आप ये देखेंगे हमेशा यही सब कंट्रीज टॉप करती है। और ग्लोबल जेंडर गैप में कौन टॉप किया है, सबसे टॉप पे है आइसलैंड, देन फिनलैंड, देन नॉर्वे, और इंडिया की रैंकिंग क्या है 131st। अब साउथ एशिया में देखो तो साउथ एशिया में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है बांग्लादेश ने, ठीक है। ये टॉप परफॉर्मर है, 24th रैंक है इसकी, आप देख सकते हो। ये भी जो मैप है ये साउथ एशिया का है, इसमें सबसे टॉप पे कौन है, जो बांग्लादेश है, देन भूटान आता है, ठीक है। और इंडिया बहुत ही पीछे है एक तरीके से, यहाँ से हमसे पीछे सिर्फ मालदीव और पाकिस्तान है साउथ एशिया में। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसके 4 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। एक है इकोनॉमिक, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है हेल्थ और चौथा है पॉलिटिकल, ठीक है। तो इंडिया कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वाले पे ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बट बाकी सब पे बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है, ओके। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बहुत बार एग्जाम में सिंपली ये पूछता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने रिलीज किया है, या ग्लोबल जेंडर गैप किसने रिलीज किया है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलीज करता है, इस पर शायद लिखा हुआ नहीं है, इस टाइप का। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज किया, तो ये सब पता रहना चाहिए, ओके। तो जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है उसका मतलब क्या है कि अभी जो करेंटली जो कंट्रीज है वो थर्मल एनर्जी पे फोकस्ड है बहुत सारी, ठीक है। तो थर्मल से रिन्यूएबल एनर्जी पे जो ट्रांजिशन करना है उसको हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से शो करते हैं। तो जो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 21st है, 71वीं रैंक है इंडिया की। और टॉप 3 कंट्रीज जो है वो है स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इंडिया का जो रैंक है वो ड्रॉप हुआ है, 2024 में 63 रैंक था और 2025 में 71 हो गया, ठीक है। और कॉन्गो जो है सबसे बॉटम पे है। एक और अच्छी जो इंडेक्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है QS की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत इंप्रूव हुई है, सबसे टॉप पे IIT दिल्ली है, ठीक है। और ओनली यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन और चाइना, दे हैव मोर यूनिवर्सिटी देन इंडिया इन टॉप 100 में, टॉप यूनिवर्सिटीज में जो भी, ठीक है। जो MIT यूनिवर्सिटी है USA की, ठीक है, वो फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया से जो है IIT दिल्ली टॉप कर रहा है, ठीक है। इंडिया है 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशंस ग्लोबली, जैसा मैंने बताया कि USA, UK, चाइना के बाद चौथे नंबर पे इंडिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे अच्छी बात हुई है कि जो 2015 से लेकर 2026 के बीच में, ठीक है, इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 5 टाइम इंक्रीज हुई है। मतलब 2015 में टॉप 100 में 11 इंस्टीट्यूट ही था QS रैंकिंग में, अभी 54 हो गया टोटल, शायद टॉप 500 वाले में हो गए, टॉप 200 वाले में, बट जो भी हो, ठीक है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड की जो बेस्ट लिवेबल सिटीज़ है उसकी रैंकिंग करते हैं और पहली बार कोपेनहेगन ने टॉप किया है, ठीक है। किसको ओवरटेक किया उसने, वियना को। पिछले कई सालों से हमेशा वियना टॉप कर रहा था, इसको रिप्लेस करके कोपेनहेगन टॉप पे आ गया है। तो जो टॉप 3 सिटीज़ हैं वो है कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, वियना ऑस्ट्रिया में और जूरिक स्विट्जरलैंड में। वियना के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ दोस्तों कि वियना ऑस्ट्रिया एक अकेली कंट्री है जहाँ अगर आप वियना एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक सेपरेट डेस्क है वैसे लोगों के लिए जो गलती से ऑस्ट्रेलिया समझ के
ऑस्ट्रेलिया समझ के ऑस्ट्रिया में आ गया है, ठीक है। वैसा तब है कि मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बता दी, इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें न्यू दिल्ली जो है 120th रैंक पे, पूरे वर्ल्ड में दिल्ली की रैंकिंग 120वीं है और मुंबई की 121वीं, बस एक रैंक ही आगे पीछे हैं दोनों, ठीक है। जो लिस्ट लिवेबल सिटी है वो डमास्कस है, जो कि सीरिया का कैपिटल है, ठीक है। ओके, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स भी हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें जो है उसने आइसलैंड ने टॉप किया है, ठीक है। और जो लिस्ट पीसफुल कंट्री है वो रसिया है, ठीक है। मोस्ट पीसफुल कौन है? आइसलैंड। लिस्ट पीसफुल जो है हमारा रसिया, ठीक है। वैसा इंडिया के रैंकिंग इसमें 115वीं है और स्कोर है इसका 2.229, ठीक है। अब इसमें क्या एक और क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि वर्ल्ड का कौन सा रीजन मोस्ट पीसफुल और मोस्ट अनस्टेबल है। वैसा तो जो यूरोप रीजन है, जो मेन यूरोप है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, वो मोस्ट पीसफुल रीजन है पिछले कई सालों से, ठीक है। और साउथ एशिया जो है वो पिछले कई सालों से सेकेंड लिस्ट पीसफुल रीजन है, ठीक है। तो जो मोस्ट लिस्ट पीसफुल है फर्स्ट पे वो है मिडल ईस्ट, ठीक है, और नॉर्थ अफ्रीका, ओके, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली, इसका नाम है स्किल्स फॉर द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स लैंडस्केप, ठीक है। ये रिपोर्ट बनाई किसने है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने, और रिलीज किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने, ठीक है। इसके अलावा OECD ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025। तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अगर आपको ऑप्शन में दे देगा किसने रिलीज किया तो आप OECD कभी नहीं मार पाओगे, ठीक है। वैसा तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी नोट डाउन किया। फिर जून 2025 में जो इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई है उसको मैंने नोट डाउन किया है। एक बुक है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, एक ऐसी भारत जिसकी 5000 साल की जो हिस्ट्री, उसके बारे में एक बुक लिखी है, फॉरेन ऑथर हैं ये, ऑड्री ट्रूस्के एक फीमेल ऑथर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर अपने जो शिखर धवन है, द मोस्ट क्या बोलते हो रिकॉर्ड वाले जो ओपनर्स हैं अपने, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है। और BPSC या जो स्टेट PCS हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ देते हैं। इनकी बुक का नाम है द वन, आप देख सकते हैं द वन, ठीक है, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, किसने लिखी है? शिखर धवन ने, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये बुक लिखी है प्रेम प्रकाश ने, भी बहुत अच्छी बुक है हिस्ट्री की, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिक न्यूज़ है वो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम है EC नेट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नेट इस नेट के तहत इलेक्शन कमीशन क्या करने वाली है कि जो रियल टाइम पे वोटर टर्नआउट है, कि मान लो दोपहर के 12 बजे, शाम के 6 बजे कितने वोटर टर्नआउट्स में, वो रियल टाइम पे अपडेट करती रहेगी हर 1 घंटे 2 घंटे पे, ठीक है। उस एप्लीकेशन का नाम EC नेट ऐप है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम सब जानते हैं कि एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। और ये पार्ट 15 में मेंशन्ड है, ठीक है, पार्ट 15 में, और आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और जो इनका सिलेक्शन कमेटी होती है, जो सिलेक्ट कमेटी होती है, उसमें भी 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो PM ही सिलेक्ट करते हैं, ओके। लिटिल बिट अबाउट इलेक्शन कमीशन और उसको साथ में करते चल जाएंगे। लोकपाल क्यों न्यूज़ में है कि अभी लोकपाल ने जून में अपना एक नया मोटो अडॉप्ट किया, इसका नाम है एम्पावर्ड सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन, मतलब सिटीजन्स को एम्पावर करो और करप्शन को एक्सपोज कर दो, ठीक है। अब देखो ये है मोटो, ठीक है, एम्पावर्ड सिटीजन्स, नागरिक सशक्तिकरण, एक्सपोज करप्शन, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, ठीक है। वैसा तो लोकपाल क्या है, थोड़ा सा उसको हम जानते हैं कि लोकपाल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है उसका, और ये लोकपाल एक्ट 2013 से बना हुआ है। स्वीडन जो है वो पहली कंट्री थी जिसने लोकपाल को अडॉप्ट किया था 18th सेंचुरी के आसपास में, ठीक है। वैसा अब जो टोटल रिवोल्यूशन जो है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति जिसको बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण ने लॉन्च किया था, ठीक है, बिहार की धरती से, उसको 51 साल हो गए हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो इमरजेंसी उसको 52 साल हो रहे हैं, 50 ईयर्स या 52 ईयर्स को, ठीक है। तो इमरजेंसी जो टोटल रिवोल्यूशन 51 साल हो गए, और कब स्टार्ट हुआ था? 5 जून 1974 को, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो है कि गवर्नमेंट के 11 साल पूरा होने पे सरकार ने विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल एक नई रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये सरकार रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है, ठीक है। ये क्या करती है कि जो हर एक स्टेट्स और यूटी में एजुकेशन को कंपेयर करती है, हर एक स्टेट्स और यूटी में एजुकेशन को कंपेयर करती है, ठीक है, एजुकेशन को। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ एक यूटी है, इसने टॉप किया है पूरे कंट्री में, ठीक है। और ओवरऑल मेघालय जो है वो बॉटम पे है, ठीक है। कोई भी स्टेट्स टॉप 4 कैटेगरी में नहीं है, ओके। और बिहार और तेलंगाना दे हैव शोन हाईएस्ट गेंस इन इंक्रीजिंग एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, ओके। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सबसे टॉप पे कौन है? चंडीगढ़। सबसे बॉटम पे मेघालय है, और बिहार और तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, ओके। अब देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जब इनेक्टमेंट हुआ था, तो पहली बार सरकार ने 324 फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स बनाया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं FRA सेल। ये एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 2006 में ही। और ये सेल कब बना? अब जाके 2025 के जून में, ठीक है। किस स्कीम के तहत? जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना है, ठीक है, ट्राइबल लोगों के ग्राम डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट के लिए, उस स्कीम के तहत FRA सेल बनाया। कितने? 324, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने या सेंटर ने, ओके। इसका पर्पस क्या है कि जितने भी गांव हैं, ट्राइबल विलेजेज हैं, ठीक है, वहाँ पे FRA का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया। लोकसभा स्पीकर जो हैं अपने, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? मुंबई में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75 साल पूरे हुए हैं पार्लियामेंट्री एस्टिमेट्स कमेटी का, ठीक है। तो 75 साल पूरी होने की खुशी में मुंबई में नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ है लोकसभा स्पीकर के तहत, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में। तो हम लोग ऐसे ही न्यूज़ को कवर करने वाले, जहाँ भी कॉन्सेप्चुअल न्यूज़ आने वाला है, तो उसका करंट पार्ट तो करेंगे, उसके साथ ही हम लोग उसका जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे यहाँ पे एस्टिमेट्स कमेटी किया, यहाँ पे हम लोगों ने लोकपाल कर लिया, यहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन कर लिया, ठीक है। वैसा तो जो एस्टिमेट्स कमेटी है, ठीक है, इसकी जो स्थापना 1950 में हुई है। किस प्रोविजन के अंदर में? अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा उसके तहत एस्टेब्लिश हुई है। इसमें 30 मेंबर रहते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के, बट मिनिस्टर्स आर एक्सक्लूडेड। जो एस्टिमेट्स कमेटी उसमें सिर्फ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा का नहीं होते हैं। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं, ठीक है, वो नहीं होते। इनका टर्म 1 साल का ही होता है। और जो चेयरमैन होता है एस्टिमेट्स कमेटी का, उसका जो अपॉइंटमेंट है वो लोकसभा स्पीकर करता है। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो सेंसस कंडक्ट करते हैं, इसने फॉर्मल जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया है नेक्स्ट सेंसस के लिए, ठीक है। आपको पता है कोविड के बाद से ये सेंसस होल्ड पे रखा हुआ था, तो फाइनली सेंसस को फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। उसके लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अब हल्का सा पढ़ते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना जो 1961 में हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करता है, गृह मंत्री के अंदर में काम करता है। इंडिया का जो पहला सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, राइट। और जो पहला रेगुलर सेंसस है वो 1881 में हुआ था, ठीक है। सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट होता है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर में होता है, ठीक है। और अभी तक 15 सेंसस हो चुके हैं। ये जो सेंसस चलने वाला है 16वां सेंसस होने वाला है। और इसके साथ ही ये सेंसस दोस्तों पहला डिजिटल और फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है, ठीक है। जो उसके पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में हुआ है वो 1931 में हुआ है ब्रिटिश के द्वारा। इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला कास्ट बेस्ड सेंसस, और ओवरऑल ये सेकेंड कास्ट बेस्ड सेंसस है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग स्टैटिक पार्ट भी करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने लॉन्च किया है आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आयुष सेक्टर जो है, ठीक है, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सब जो सेक्टर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया सेंटर ने एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद पोर्टल क्या है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है ना उसको डिजिटलाइज करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद पोर्टल, ठीक है। इंडिया पोस्ट ने, जो भारतीय डाक बैंक है, डाक सेवा है, उसने ज्ञान पोस्ट सर्विस लॉन्च की है। इसका पर्पस क्या है? ज्ञान पोस्ट का ज्ञान और पोस्ट, ठीक है। तो जो एजुकेशनल बुक्स वगैरह हैं और जो भी लिटरेचर्स हैं उनको गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम इस सर्विस के तहत करने वाला है, ठीक है। ये इनिशिएटिव जो है इस विजन को सपोर्ट करता है, हर घर ज्ञान, हर सपनों को उड़ान। सुगम्य भारत ऐप, ये इस सुगम भारत ऐप को सरकार ने रिवैम्प किया है नए AI फीचर्स को ऐड करके, ठीक है। इसमें क्या है कि और इंट्यूटिव इंटरफेस दिया है ताकि जो एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो सुगम्य भारत ऐप किन के लिए? ये दिव्यांग लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो डिसेबल्ड PWD पीपल के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सा है? सुगम्य। सुगम मतलब उनके लिए चीज़ों को ईजी बनाना है, वैसा। फिर नेशनल सैंपल सर्वे, इसका ये अपनी 75वीं
सालगिरह मना रहा है, वर्षगांठ जो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 75 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ ही कब मना रहे हैं ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट? 19वीं नेशनल स्टेटिस्टिकल डे को, ठीक है। कब है ये? 29 जून को। ये जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है पीसी महालनोबिस का, ठीक है। ओके, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है एनएसएस? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। कौन सा स्टेट है जिसने एक अंकुर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत मिशन हो गया। तो अमृत मिशन टाइप का ही एक स्टेट लेवल की मिशन है अंकुर मिशन, अंकुर, ठीक है। वो उड़ीसा ने लॉन्च किया है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जिसने हुक्का बार को बैन कर दिया है, ठीक है, हुक्का बार, तो वो कर्नाटक है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट जिसने 20% पुलिस जॉब में रिजर्वेशन दिया अग्निवीर को, जो हमारे अग्निवीर हैं उनको पुलिस जॉब्स में रिजर्वेशन दिया है। कितनी परसेंट तक? 20% तक। किस सरकार ने? जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, ठीक है। वंदे गंगा वाटर कैंपेन, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, ये लॉन्च किया राजस्थान ने, ठीक है। और पहली बार फर्स्ट फीमेल एडी कैंप अपॉइंट हुई है प्रेसिडेंट की, अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो है यशस्वी सोलंकी, ठीक है। और ये हरियाणा से आती है यशस्वी सोलंकी, ठीक है। और वैसे ही 1-2 साल पहले न्यूज़ में थी कि अगर ओवरऑल पूछे कि फर्स्ट फीमेल एडी कैंप कौन थी, तो वो थी मनीषा पाठी। ये मिजोरम गवर्नर की पहली वुमेन फर्स्ट D8 कैंप बनी थी। और प्रेसिडेंट की पहली कौन बनी? यशस्वी सोलंकी, ये हरियाणा से आते हैं। फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट ने लद्दाख में 6 लैंग्वेजेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी एंड पुर्गी, 5 लैंग्वेज, सॉरी, ठीक है। तो 5 लैंग्वेज को प्रेसिडेंट ने, सरकार ने लद्दाख में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, ठीक है। इंग्लिश को, हिंदी को, ये दोनों तो है ही, उर्दू को भी, उसके अलावा भोटी और पुर्गी, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार आज़ादी के पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली, में महाराष्ट्र में रहूँ, आई नो। तो जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गढ़चिरौली। तो वहाँ का एक गाँव है, इसका नाम है काटेजरी विलेज। तो पहली बार महाराष्ट्र की स्टेट बस सर्विस है वो गांव कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में था। फिर इंडिया की 19वीं लेजिस्लेटर बनी है, विधानसभा बनी है 29th, जिसने नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो कि आपके विधानसभा को क्या बनाता है? पेपरलेस, ठीक है, पेपरलेस। तो ये कौन बनी है? पुडुचेरी जो विधानसभा है उसने नेवा को अडॉप्ट किया। तो ऐसे इसके साथ ही वो 29th लेजिस्लेचर बन गई है, ठीक है। फेनी क्या है? जो भी है, फेनी को GI टैग मिला है। तो किस स्टेट का है? गोवा का है, ठीक है। फेनी क्या है? आप यहाँ देखो, फेनी गोवा का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ट्रेडिशनल जो उनका जो ये होता है ना, वो है काइंड ऑफ अल्कोहल टाइप का, इसमें नशा होता है, ठीक है। तो फेनी को GI टैग मिला है। तब अगली बार अगर आप गोवा ट्रिप पे जाओ तो आप फेनी भी ट्राई करो, ठीक है। इसके अलावा G20 शेरपा जो थे अमिताभ कांत जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है अभी। और नाउ ही विल ये क्या करने वाले हैं कि इंडिया में स्टार्टअप मूवमेंट को, जो स्टार्टअप और इनोवेशन कल्चर है ना, स्टार्टअप मूवमेंट को, इसको ये बूस्ट करने वाले हैं, वैसा, ठीक है। इसी रीजन को देते हुए उन्होंने रिजाइन किया है। ही वॉज वेरी एफिशिएंट, वेरी फेमस सिविल सर्वेंट, वैसा। फिर INS गुलदार जो है, INS गुलदार ये रिटायर हो गया है, जिसको सरकार ने इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाने का डिसीजन लिया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये अंडर वाटर म्यूजियम बनने के साथ साथ एक और न्यूज़ में है कि इसको पहली बार अंडर वाटर आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनाने वाले हैं इस पर, ओके, ठीक है। फिर है कि जल गंगा संवर्धन अभियान कहाँ लॉन्च हुआ है? मध्य प्रदेश में। और एक है गंगा, एक था गंगा है ना, देखो यहाँ पे, एक है वंदे गंगा। तो वंदे गंगा वाटर अभियान लॉन्च किया राजस्थान ने, ठीक है, वंदे गंगा। और सिर्फ जल गंगा बोले तो मध्य प्रदेश ने, ठीक है। फिर कौन सी स्टेट है राज्य सरकार ने जिसने पहली बार सारे अर्बन लोकल बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए सिंगल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है ई नगर पालिका 2.0। तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने ई नगर पालिका 2.0 लॉन्च किया है, जिसके थ्रू सारे अर्बन लोकल बॉडीज को, सारी म्यूनिसपैलिटीज़ वगैरह को, नगर निगम को, ये सिंगल पोर्टल नगर पालिका 2 से कनेक्ट करने वाली है, ठीक है। फिर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जय हिंद स्कीम्स लॉन्च किया है, जिसमें वो शेड्यूल ट्राइब को, जो ST ट्राइब के लोग हैं, उनको अलग से ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है, जो उनको वो अलग से ट्रेन करेंगे, अलग से टीचिंग करेंगे, अलग से ट्रेन करेंगे। तो शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से ट्रेन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जय हिंद स्कीम लाई है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत हिंदी को
महाराष्ट्र की 3rd कॉमन लैंग्वेज बनाने का डिसीजन लिया स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है। फिर एक स्कीम है आंध्र प्रदेश की जिसका नाम है थलिकी वंदनम स्कीम, थालिकी वंदनम स्कीम। ये लॉन्च किया है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या कर रही सरकार इसमें कि 15,000 रुपये एनुअली देगी, ठीक है, टू द मदर्स ऑफ एवरी स्कूल गोइंग चाइल्ड अंडर दिस स्कीम। हर वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसकी मदर को 15,000 रुपये सालाना सरकार देगी आंध्र प्रदेश, वैसा। फिर है कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, क्लेरिफाई किया है कि किसी वाइफ को पासपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, हस्बैंड के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंडेटरी नहीं। पहले ये रूल था कि अगर किसी वाइफ को पासपोर्ट बनाना है तो साथ में उसके हस्बैंड के सिग्नेचर लगते थे, ठीक है, जो कि सही नहीं था, ठीक है, इक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया कि नहीं, हस्बैंड के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, वाइफ खुद से बनवा सकती है, ऐसा। फिर है कि विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2025 से 2035 का जो डिकेड है उसको डिकेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डिक्लेयर किया, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है, आप नॉर्थ ईस्ट का मैप भी याद रखिए, बहुत बड़े, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं। देखो ये नॉर्थ ईस्ट है, पूरा ये नॉर्थ ईस्ट है, इसमें ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय और असम है, ठीक है। तो जहाँ हो सकेगा दोस्तों मैं आपको स्टैटिक पार्ट मैप वगैरह कराते जाऊँगा, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश ने क्यों किया है, डिक्लेयर किया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश है वो मोस्ट हाइड्रो पोटेंशियल स्टेट है अपने इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा कौन सा स्टेट है जो फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है, तीसरा स्टेट बना है फुल्ली लिटरेट, तो त्रिपुरा बना है। ये न्यूज़ थोड़ा सा ये है कि मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा जो है वो तीसरा स्टेट बना जो फुल्ली लिटरेट स्टेट है। किस स्कीम के अंदर में, उल्लास स्कीम के अंदर में, ठीक है। तो उल्लास एक स्कीम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें क्या करते हैं कि जो एडल्ट हैं 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं और कभी स्कूल नहीं गए, उनको लिटरेट करने का टारगेट है कि आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकें, बेसिक काउंटिंग कर सकें, ठीक है। तैसा त्रिपुरा तीसरा स्टेट बन गया, ये न्यूज़ में था अभी। इससे पहले मिजोरम और गोवा पहले से बने हुआ, ठीक है। फिर माझी वसुंधरा अभियान, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। तब माझी वसुंधरा, माझी एक मराठी वर्ड है तो आप इससे ही पकड़ सकते हैं, ठीक है, वैसा। फिर इंडिया का फर्स्ट योगा पॉलिसी लॉन्च किया उत्तराखंड ने, इंडिया की फर्स्ट योगा पॉलिसी। किस IIT ने फर्स्ट स्पेशल PhD एडमिशन ड्राइव चलवाया है SC ST के लिए, वो है IIT दिल्ली, ठीक है। जैसे आप देखो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जय हिंद स्कीम लाई, ठीक है, किसके लिए, शेड्यूल टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ही IIT दिल्ली ने पहली बार फर्स्ट स्पेशल PhD एडमिशन ड्राइव लाया है SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है, IIT दिल्ली ने। फिर MOCW मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने, दोनों ने मिल के ज्वाइंटली लॉन्च किया है क्या, एक नई इनिशिएटिव, इसका नाम है नव्या। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नव्या एक स्कीम है जिसके अंदर, नव्या का फुल फॉर्म देखो, नव्या स्टैंड्स फॉर नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल, ठीक है। तो जो यंग गर्ल्स है उनको हम स्किल्स दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा एम्पावर्ड हो, इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये स्कीम किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वुमेन मिनिस्ट्री की और स्किल मिनिस्ट्री की, और लॉन्च कहाँ हो रहा है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर 5300 साल पुरानी एक ओल्ड हड़प्पा साइट खोजी गई है, कहाँ पे, कच्छ में। कच्छ के किस गांव में, लाखपार, ठीक है, उस गांव में। फिर है कि फिर अब अगली जो न्यूज़ है कि भगवान बिरसा का जो डेथ एनिवर्सरी है वो 125वीं डेथ एनिवर्सरी थी इस साल। 9 जून 1900 को इनकी डेथ हुई थी ये रांची जेल में, ठीक है। तो 125वीं डेथ एनिवर्सरी थी, उस जिसको बलिदान दिवस बोलते हैं। उसके साथ ही इसी साल भगवान बिरसा की 150वीं जयंती, ठीक है, 150वीं जयंती मनाई गई, जो कि 15 नवंबर को, आपको पता है 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड बिहार से अलग हुआ, ठीक है। तो 15 नवंबर जो है भगवान बिरसा की जयंती है और ये 150वीं जयंती थी, ठीक है। इनका जन्म 1875 को हुआ था खूंटी डिस्ट्रिक्ट के यूलीहाटी विलेज में, ठीक है। और इन्होंने मुंडा रिबेलियन स्टार्ट किया था, उसके लीडर थे, जिसको मुंडा रिबेलियन को उलगुलान भी बोलते हैं, इसका मतलब है ग्रेट टिमूर, ठीक है। तो उनकी 125वीं डेथ एनिवर्सरी थी 9 जून को, ठीक है, और एट द एज ऑफ 25 वो उनका डेथ हो गया था। और 150वीं जयंती थी, बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर को, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूलीहाटी में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, 1875 में, मुंडा रिबेलियन उलगुलान। इसके अलावा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को OBC का दर्जा दिया है ताकि रिजर्वेशन वगैरह का बेनिफिट मिल सके, तो ये असम है, ठीक है, आंगनवाड़ी जॉब में वैसा,
ठीक है। फिर माँ जानकी टेम्पल के नाम पे ट्रस्ट बनाने का काम किया है सीतामढ़ी में, ठीक है, बिहार सरकार ने। फिर कौन सी स्टेट जिसने विद्या शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया था एजुकेशन पे, आपको पता है, जिसमें 15,000 रुपया एनुअली दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया का जो ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल है वो अभी न्यूज में थी। एक इंटरनेशनल ब्रांड है प्रदा करके, ठीक है, जिसने कोल्हापुरी कोल्हापुरी चप्पल को कॉपी करके 1 लाख का मतलब पर चप्पल वो बेच रहे थे, ऐसा प्लान वो कर रहे थे। बट मार्केट में बहुत मतलब सोशल मीडिया में ये आ गया तो वो विड्रॉ कर लिया। तो कोल्हापुरी चप्पल क्या है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में, मोस्टली महाराष्ट्र में, ठीक है, कोल्हापुरी रीजन में बनता है। और ये 800 सालों की इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है जिससे वो बना रहे हैं, बहुत यूनिक होता है, ठीक है। इसको जीआई टैग मिलकर 2019 में ही महाराष्ट्र और कर्नाटका ज्वाइंट रीजन को, ठीक है। वैसा स्टेट जिसने टीचर्स के अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी ऑनलाइन अटेंडेंस, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। और अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका फाउंडेशन प्रोजेक्ट लाया गया है, वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। फिर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के लिए, ठीक है, डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के लिए? पंजाब ने। इसका पर्पस क्या है, जो ड्रग है ना, एंटी ड्रग पर्पस से डेटा इंटेलिजेंस यूनिट लॉन्च किया है, ये पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब में आप सबको पता है कि वहाँ पे ड्रग का कितना बड़ा इशू है, नारकोटिक्स का, ठीक है। अगला जो ये है कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, ये अनाउंस किया गया है महाराष्ट्र में, तो नागपुर से गोवा को जोड़ेगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक रिलीजियस है, मतलब नागपुर के किसी रिलीजियस जगह से गोवा के किसी रिलीजियस प्लेस को कनेक्ट करने वाली, इसीलिए इसका नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे है। अगला है कि पहला एक्सप्रेसवे जहाँ जो AI पावर ट्रैफिक लगा रहेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहेगा, वो है द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है, जिसमें AI पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहेगा। ऐसा पहला एक्सप्रेसवे बनेगा द्वारका एक्सप्रेसवे। इसके साथ ही 25 जून 2025 को इमरजेंसी डिक्लेयर करने का 50वां जो दिवस है, 50 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो सरकार आपको पता है कि इसको सेलिब्रेट करती है, सेलिब्रेट मतलब एज ए रिमेम्बरेंस डे मनाती है, ताकि हमें याद हो कि इमरजेंसी जैसी चीज़ भी थी। तो हम इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, कि जो नेशनल इमरजेंसी है दोस्तों, वो आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन के 352 आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है, और वो पार्ट 23 में आता है, ठीक है। ये जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसकी जगह पे आर्म्ड रिबेलियन किया गया 44 44 अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो 25 जून को लगाया गया था, ठीक है, उसके 50 साल पूरे हो गए। वही अगले साल 5 जून को लॉन्च किया गया था टोटल रिवॉल्यूशन, उसके 51 साल पूरे हो गए, ठीक है। अब है कि ESG डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सेबी ने एक नया नोटिफिकेशन लाया है उसको रेगुलेट करने के लिए, ESG डेट सिक्योरिटी को। तो ESG डेट सिक्योरिटीज क्या है कि ये इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक हो गया, अब इकोनॉमी का टॉपिक देख रहे हैं हम। तो ESG डेट सिक्योरिटीज क्या है कि सेबी ने ऑपरेशनल फ्रेमवर्क लाया है ESG डेट सिक्योरिटी को रेगुलेट करने के लिए। अब ESG क्या है, ESG का फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। वैसा तो डेट सिक्योरिटीज क्या होती है, काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट में जो आप ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वही काइंड ऑफ डेट सिक्योरिटीज होता है, ठीक है। तो ESG डेट सिक्योरिटीज वैसी सिक्योरिटीज है, वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू फंड रेज किया जाता है वैसे प्रोजेक्ट के लिए जो एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस बेनिफिट में काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, तो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के तहत आ जाएगा। और अगर इसके लिए आप फंड रेज कर रहे हैं तो उसको ESG डेट सिक्योरिटीज में हम शामिल कर सकते हैं, इस टाइप का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड करती है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है, तो उसने ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को रेज कर दिया है। पहले कितना था, $2.15 पर डे, ठीक है, उसको बढ़ा के अब कर दिया $3 पर डे PPP पे, ठीक है। वैसा फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो लिमिट थी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स उसकी जो लिमिट थी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, उसको 75% से घटा के 60% कर दिया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है कि हर बैंक को, आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है कि हर बैंक को ये फिक्स होता है कि आपको आप जितना लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों में, उस लोन का मान लो 30% 40% पार्ट इन सेक्टर्स में आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, इस टाइप का MSME सेक्टर्स हो गया, ताकि जो अलग अलग सेक्टर्स है वैसे सेक्टर जिन पे सरकार का ज़्यादा फोकस है और जो कम डेवलप है उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है।
तो बट वो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, SBI इन सब के लिए 40%, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बट जो स्मॉल बैंक्स हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, तो इनकी जो लिमिट थी वो 75% थी। बट इसका दिक्कत क्या था कि अगर आप 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही दे देते हैं तो आपके पास कम पैसा बचता है बाकी बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए, मतलब बाकी कॉमर्शियल जो लोन देना है उसके लिए। तो सरकार ने वो लिमिट 75% से घटा के 60% कर दी है, ठीक है। आप देख सकते हैं अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो, उसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो, इसको डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। और ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू अनडिजर्व्ड एंड अनबैंक्ड सेगमेंट्स को। वैसे सेगमेंट जो अभी तक अनडिजर्व्ड है, मतलब उनको नहीं पहुंचा है, उनको पहुंचाता है, ठीक है। और ये नचिकेत मोर कमेटी 2013 के रिकमेंडेशन पे बनी थी, ठीक है। फिर है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने एक लॉन्च किया है, क्या एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है क्रॉप IC, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। इसके तहत क्या कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है जिसमें AI का यूज करके हम क्रॉप को मॉनिटर करेंगे। उसके तहत क्या होगा कि क्रॉप की जो हेल्थ है और क्रॉप में अगर कुछ लॉस हो रहा है तो उसका असेसमेंट करेंगे। क्या नाम है इनिशिएटिव है? क्रॉपिक। तो आप देखो नाम क्या है, नाम है क्रॉप और उसके बाद IC, ठीक है। तो ICT होता है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो क्रॉपिक नाम है उसका, ठीक है, आपको याद रहेगा। फिर इंडिया का पहला इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथॉन सेलिब्रेट हुआ है, ये मनाया गया है पुणे में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है कि RBI ने रेपो रेट को डिक्रीज किया है 0.50% से, ठीक है। तो आपको रेपो रेट पता होगा, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों जिस दर पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन पे करती है। जैसे मान लो कि RBI है, ठीक है, और ये जिस रेट पे लोन दे रही है किसको? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कौन सा हो गया? SBI। तो जिस रेट पे लोन दे रही है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, वैसा। फिर है कि 16th फाइनेंस कमीशन में पार्ट टाइम मेंबर के लिए का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम है T रविशंकर को एज ए पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया है 2026 से 2031 के लिए, ठीक है। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है, आपको पता है फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 280 के अंदर में प्रेसिडेंट इस कमेटी का, फाइनेंस कमीशन का गठन करता है, ठीक है, 5 साल के लिए। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन उसका जो पीरियड है 2026 से 2031 तक, 2026 से 2031 तक, ठीक है, 5 साल का पीरियड है। तो जो फाइनेंस कमीशन है 16वां, उसके जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। और जो मेंबर डॉक्टर मनोज पांडा हैं, एनी मैथ्यू है, सौम्या कांति घोष हैं और T रविशंकर हैं, ठीक है, वैसा ना। अगली जो न्यूज़ है वो है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी 29वीं मीटिंग, 29th मीटिंग हुई है मुंबई में, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। तो ये है क्या, आप यहाँ से देखो कि जो FSDC है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसका जो गठन हुआ 2010 में, ठीक है। और ये ऐसी बॉडी है जो सारे रेगुलेटर्स को साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितने रेगुलेटर्स, जैसे RBI हो गया, ठीक है, जैसे RBI हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया, इस टाइप की जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, IRD हो गया जो इंश्योरेंस रिलेट करती है, उन सब की मीटिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, ठीक है। ओवरऑल पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट करना, ठीक है। उसके लिए ये काउंसिल बनी हुई 2010 में। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए 2010 में इसका सेटअप हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर का चेयरमैन होते हैं और उसमें सारे रेगुलेटर्स होते हैं प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। अगला है कि किस स्टेट ने उद्योग क्रांति लॉन्च किया है टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि राज्य में औद्योगिक विकास करने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति लॉन्च की है? तो पंजाब ने, ठीक है। इसके अलावा बहुत सालों से ये डिमांड थी कि जो एक्सप्रेसवेज हैं या नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, इस पर जो टोल इतना हैवी लग रहा था कि जो डेली कम्यूटर्स थे, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, उन पे आप एक एनुअल पास बना सकते हैं फास्टैग का, जिसकी कॉस्ट होगी 3000 रुपीज़, ठीक है। ये कब से लागू होगा? इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त से, तब से लागू होगा। और ये इसमें क्या है कि आप 1 साल तक 200 ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, वैसा। अगली न्यूज़ है कि डिजिटल पेमेंट अवार्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किसको दिया है? तो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है कि जितने भी इंडियन पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है, उनको सरकार ने पेमेंट बैंक या काइंड ऑफ स्मॉल बैंक बना दिया था, ठीक है।
इनका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इनिशिएटिव, फाइनेंशियल पेमेंट्स वगैरह को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाना, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो सरकार ने इसको डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अभी थी कि पहली बार बिहार में जो लोकोमोटिव्स बना है, रेलवे इंजन्स, रेलवे बोगी वगैरह, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड में। अफ्रीकन कंट्री एक है गिनी, ठीक है, इसको गिनिया ही बोलते हैं जो भी, तो गिनी में एक्सपोर्ट हो रहा है, ये बिहार में बनी हुई है, ठीक है। तो मेड इन बिहार प्राउडली एंड एक्सपोर्टेड टू गिनी अफ्रीका, ऐसा। फिर है कि अडानी इंडस्ट्री ने इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है कच्छ गुजरात में, ठीक है। ये 5 मेगावाट का प्लांट है जो क्या करेगा, सोलर एनर्जी से और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से पावर्ड होगा। फिर है कि किस कंट्री ने, विच कंट्री हैज बिकम कि इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया, तो टाटा ग्रुप, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप देखना, ठीक है, कि इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी बन गई, टाटा बन गई है। तो आप ये देखना कि इंडिया की जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है 2025 में, वो है टाटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे इन्फोसिस, तो फर्स्ट पे है टाटा, सेकंड पे इन्फोसिस है, ठीक है। बट वहीं अगर पूछे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सी है इंडिया की, तो वो है ताज, ठीक है। ताज जो होटल है, सेकंड है एशियन पेंट और थर्ड पे है अमूल, ये याद रखना, ठीक है। अब है कि इंडिया का पहला मैरीटाइम सेक्टर का जो एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये ऐसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है जो बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करती है, ठीक है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही या फाइनेंशियल सेक्टर्स में ही तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो रोड बनाना है तो उसमें भी पैसे की जरूरत है, ठीक है, इस टाइप की चीज़। तो वैसे सेक्टर्स जो नॉन बैंकिंग ऑपरेशंस का काम कर रहे हैं उनको एनबीएफसी बोलते हैं। ये सब बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर मैं बताते चल जा रहा हूँ, जहाँ पे 1-2 लाइन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो पहला मैरीटाइम सेक्टर का एनबीएफसी बना है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। वैसा ये फर्स्ट टाइम बना है ये, वैसा। तो ये इकोनॉमी भी कवर हो गया दोस्तों। अब करेंगे आई न्यूज़, देखते हैं हम लोग दोस्तों कि अभी G7 समिट बहुत न्यूज़ में था। हम सब जानते हैं कि G7 समिट कहाँ पे हुआ था, कनाडा में, राइट, ठीक है। तो ये 52nd G7 समिट था, 52वां G7 समिट था। और कनाडा के ये कैनास्की करके जगह वहाँ पे हुआ था, ठीक है। कब से कब, 15 जून से 17 जून के बीच में, ठीक है, G7 समिट हुआ था। यहाँ पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया था एज ए, इंडिया को या इंडिया प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया था एज ए स्पेशल गेस्ट, ठीक है। तो ऐसा इंडिया को अभी तक 7 बार इन्वाइट किया जा चुका है G7 में, और प्राइम मिनिस्टर खुद 6 बार जा चुके हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वैसा। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। अब G7 है क्या, G7 करंट तो हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ भी रिलेवेंट है करंट डेटा के साथ, करंट के साथ हम लोग जो स्टैटिक पार्ट है वो भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो G7 क्या है, G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, एक फॉर्मल ग्रुप नहीं है, इनफॉर्मल इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है। तो चूँकि इनफॉर्मल क्यों है, क्योंकि ये कोई ट्रीटी बेस्ड नहीं है, इसके लिए कोई ट्रीटी नहीं है, इसलिए इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। और ना ही इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, जैसे मान लो बीजिंग का, जैसे SCO का या ब्रिक्स का कहीं ना कहीं हेड क्वार्टर है, ठीक है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। बट G7 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है। G7 कब फॉर्म हुआ था, 1975 में, जो ऑयल क्राइसिस हुई थी मिडल ईस्ट में, उसके बाद ये G7 समिट बनाया गया था। इसके 7 मेंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 3 इसमें आपके P5 के मेंबर हैं, USA, UK और फ्रांस। 3 आपके P5 वाले मेंबर है, यूनिसी वाले। उसके अलावा जापान और कनाडा, USA के जो छोटे भाई हैं वैसा बोल सकते हैं आप, और जर्मनी, इटली, ठीक है, वैसा। तो मोस्टली ये काइंड ऑफ एक वेस्टर्न इनिशिएटिव है, वेस्टर्न ग्रुपिंग है ये, ठीक है, वैसा। फिर ब्रिक्स समिट 2025 का जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ हुआ है, ब्राज़ील में, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये थी 17वां ब्रिक्स समिट था ये, और ये ब्राज़ील में हुआ था, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, ठीक है। इसकी जो थीम थी वो थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। चूँकि ब्राज़ील, इंडिया ये सब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, तो इसका जो थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। और ब्रिक्स क्या है, ये ब्रिक्स का थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ब्रिक्स जो पहली ब्रिक्स समिट थी ना, वो 2009 में हुई थी, ठीक है। और ब्रिक्स का भी कोई परमानेंट हेड क्वार्टर नहीं है, ठीक है, वैसा। अब जो जहाँ पे ब्राज़ील में जो 17वीं ब्रिक्स समिट हुई है, वहीं पे ब्राज़ील में ही ब्रिक्स का एक और इनिशिएटिव है, ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, ठीक है। वो तो उसका 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है। तो जो अगलावीं ब्रिक्स है, नेक्स्ट ब्रिक्स जो है, ठीक है, जैसे 18th ब्रिक्स, वो अभी इंडिया में होने वाला है, ठीक है, वैसा। फिर
ब्रिक्स में 10वां मेंबर बन गया फॉर्मली ऑफिशियली वियतनाम ने ब्रिक्स का एज ए 10th मेंबर बन गया है, ठीक है। वैसा यूनाइटेड नेशंस ने एक UN80 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? जो UN के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने लॉन्च किया UN80 इनिशिएटिव। तो UN80 इनिशिएटिव क्या है कि अभी यूनाइटेड नेशंस का 80वां अधिवेशन 80th सेशन होने वाला है, ठीक है। तो इस सेशन में UN80 इनिशिएटिव के तहत जो UN है वो UN रिफॉर्म्स की बात करना चाह रहा है कि UN में क्या क्या रिफॉर्म्स होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो UN80 इनिशिएटिव है ना, तो ये UN के द्वारा लॉन्च किया गया है टू कमेमोरेट द 80 ईयर्स ऑफ UN चार्टर। तो UN चार्टर कब साइन हुआ था? 1945 में। उसके 80 साल हो गए हैं, ठीक है। तो जो 80वां सेशन होने वाला है उसमें ये क्या करेंगे कि जो UN के रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए जो जो रिफॉर्म्स लगे हैं उस पर ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। UN80 इनिशिएटिव। फिर है कि 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुआ है फ्रांस में। फ्रांस के किस जगह पे? नाइस करके एक जगह है, वहाँ पे UN ओशन कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुआ है, ठीक है। और इन्होंने नाइस ओशन एक्शन प्लान एक्सेप्ट किया है, एडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ओशन एक्शन जो प्लान है ये जो SDG है उसके SDG गोल के 14 को फुलफिल करता है, ठीक है, जो क्या है? लाइफ बिलो वाटर, ओके। फिर इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक के मेंबर के रूप में 26 से 28 के लिए इंडिया का सिलेक्शन हुआ है, टर्म के लिए 2 साल के लिए, 26 से 28 के लिए। तो इकोसॉक क्या है कि UN की 6 स्पेशल एजेंसी है, UN की 6 कोर एजेंसी है, सॉरी, ठीक है। UN की 6 कोर एजेंसी है, उसमें से इकोसेक इसकी वन ऑफ द कोर एजेंसी है। इसका जो गठन है वो भी UN चार्टर के तहत हुआ था 1945 में, ठीक है। इसमें 54 मेंबर है। तो इकोसॉक क्या करती है कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही डिस्कस करती है, ठीक है। वैसा इंडिया जो है उसने IALA काउंसिल नाइस फ्रांस में हुआ था। ये भी क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, ठीक है। तो ये भी ओशंस वाली ही चीज़ है। तो जो 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है ना नाइस फ्रांस में, उसी के साथ ही ये वाला ऑर्गेनाइजेशन भी, यही काउंसिल भी हुआ था, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया था जो वाइस प्रेसिडेंट। आपको ये ध्यान रहेगा, ठीक है। नाइस फ्रांस में ही 2 चीज़ें हुई है ओसेनिक मैटर को लेके, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिया जो है प्रेसिडेंसी बनने का खिताब जीत चुका है। कहाँ पे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में 25 से 28 वाले टर्म के लिए इंडिया प्रेसिडेंट बनने वाला है, ठीक है। फिर प्रागवे के प्रेसिडेंट सैंटियागो पेना पलासियोस ये इंडिया विजिट किए हैं जून 2 से 4 के बीच में, ठीक है। फिर OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसकी मिनिस्ट्रियल काउंसिल मीटिंग हुई है फ्रांस में। तो फ्रांस में क्या क्या हो गया अभी तक में, ठीक है। नाइस फ्रांस में 2 चीज़ हुई है। क्या हुआ? एक तो IALA काउंसिल जो है मैरीनेट टू नेविगेशन का नाइस फ्रांस में, उसमें इंडिया जो वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ नाइस फ्रांस में, जहाँ पे नाइस ओशन एक्शन प्लान एडॉप्ट किया, ठीक है। और फ्रांस में क्या हुआ है? OECD की मीटिंग, क्या हुआ? OECD की मीटिंग हुई है, ठीक है, ये फ्रांस में। फिर एलोन मस्क ने एक्स चैट करके एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो UN का 80 ईयर्स हो रहा है, तो हर साल UN की जनरल असेंबली होती है। 30 साल का जो 80th असेंबली होने वाला है ना, उसके जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो है एनालेना बैरबोक, ठीक है। आप ये देखिए कि जो एनालेना बैरबोक है ना, वो UN की जनरल असेंबली के 80th सेशन की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। वैसा अभी एक और क्वेश्चन है कि आप ये सिलेक्ट देखो, सर्च करो कि ये किस कंट्री की हैं, ठीक है। बहुत बार ये भी पूछ देता है। जो अगला क्वेश्चन है कि WTO का कौन सा मेंबर है जो WTO की फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट में शामिल हुआ है, ठीक है। तो लास्ट ईयर ही आई गेस फिशरी एग्रीमेंट एडॉप्ट हुआ है, तो उसमें इंक्लूड होने वाला, एक्सेप्ट करने वाला 101वां कंट्री बना है निकारागुआ, ठीक है। वैसा तो थोड़ा सा हम लोग WTO पढ़ लेते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी स्कोप बन रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वी आर स्टडिंग, हम लोग कवर कर ले रहे हैं उस रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है, ताकि आपका करंट के साथ साथ हल्का सा स्टैटिक भी क्विकली होते चला जाए, ठीक है। तो जब WTO जो है WTO उसका गठन जो 1995 में हुआ है, ठीक है। किस ट्रीटी के अंदर में? मैराकेश ट्रीटी के अंदर में हुआ है। पहले इसको गैट के नाम से जानते थे, ये 1995 में जो है गैट कन्वर्ट हो गया WTO में, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है और इसमें 166 मेंबर है,
ठीक है, 166 इसके मेंबर है। अब WTO में क्या कुछ एग्रीमेंट है, एक है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट जान लीजिए। तो WTO के अंदर ये आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट। पहली बात तो ये क्या करता है कि जो वर्ल्ड में IPRs हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा एग्रीमेंट है ट्रिम्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो ट्रिम्स में क्या है, आई से इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। तो मतलब वर्ल्ड में जो भी कंट्री WTO का मेंबर है और जो ट्रिम्स एग्रीमेंट को पार्ट है, ठीक है, वो कंट्री FDI में या इन्वेस्टमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काइंड ऑफ, ठीक है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा फोर्थ, चौथा इंडिया और सेंट्रल एशिया का डायलॉग हुआ है 2025 में दिल्ली में, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है जेनेवा में, यहीं इसका हेडक्वार्टर भी ILO का। तो ये 113वां था, 113वां, ठीक है। तब लिटिल बिट अबाउट ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका गठन 1919 में हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। UN का गठन कब हुआ है, 1945 में, लेकिन ILO का गठन कब, 1919 में। और इंडिया जो इसका फाउंडिंग मेंबर है, आपको ये भी एक बात बता दूँ, ठीक है। तो ILO में 187 मेंबर है, ठीक है। WTO में कितने हैं अभी बताया मैंने, 166, ठीक है। और इकोसॉक में 54 अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ILO का गठन 1919 में हुआ है, इसमें 187 मेंबर है। इसका जो गठन हुआ है ना, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत, ठीक है, जो 2 विनिंग पार्टी थी ना, एक विनिंग पार्टी, एक रूलिंग पार्टी, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत इसका गठन हुआ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ये पहली UN स्पेशलाइज एजेंसी बनी है, ठीक है, 1946 में। फिर प्रसोन पोया उत्सव सेलिब्रेट होता है श्रीलंका में। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यह है प्रनोय पोया फेस्टिवल, जो कि श्रीलंका में सेलिब्रेट होता है। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल वुमेन फार्मर ईयर डिक्लेयर किया है UN ने 2026 को। तो जो 2026 जो है ना, इट इज़ ईयर ऑफ इंटरनेशनल वुमेन फार्मर्स, ठीक है, महिला किसान का ईयर घोषित किया गया 2026 को। फिर ग्लोबल इकोनॉमी की रैंकिंग हुई है किसी रिपोर्ट के तहत, तो उसमें अभी भी USA ही टॉप करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो टॉप इकोनॉमी है, टॉप 5-6 इकोनॉमी, उसको एक बार देख लेते हैं कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, आपको पता है, ठीक है, जापान को पछाड़ के। तो जो सबसे टॉप पे है वो है USA, सेकेंड पे है चाइना, थर्ड पे है जर्मनी, ठीक है। 4th पे इंडिया आ चुका है दोस्तों, और कुछ 1-2 सालों में आप बोल सकते हैं कि जर्मनी को भी पीछे कर देगा, ठीक है वैसा। फिर 5th पे है जापान और 6th पे है ब्रिटेन, जो हमको कोलोनाइज किया 200 साल, वो आज हमसे बहुत पीछे हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसको आप स्टार कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट ऑर्गेनाइज हुआ है नैरोबी केन्या में। ये क्या है, रिलीजियस फ्रीडम समिट है इंटरनेशनल लेवल का, नैरोबी केन्या में हुआ। क्यों हुआ है कि ऐसा पहली बार अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ, ये अफ्रीका का पहला इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, अफ्रीका टुगेदर, ए कॉन्टिनेंटल कॉल टू रिलीजियस रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है वैसा। अब है कि कौन सी कंट्री है, मतलब अभी जाना दो, ठीक है। G7 समिट के वक्त में क्या हुआ कि कनाडा में ऑर्गेनाइज हो रहा था, राइट। तो जो कैनेडियन PM है, उन्होंने इंडियन PM को कॉल करके इनवाइट किया। तो उससे क्या हुआ कि जो पिछले 2-3 सालों से जो प्रीवियस कैनेडियन PM थे ट्रूडो, है ना, उनके कारण जो रिलेशनशिप स्पॉइल हुआ था ना, उसको रिकवर करने का, रीसेटल करने का मौका फिर से मिला है। तो इंडिया और कनाडा ने अपने अपने हाई कमिश्नर को रीइंस्टेट करने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो इट्स ए वेरी गुड थिंग इन डिप्लोमेसी नाउ, ऐसा। अब अगला है कि इंडियन लोगों का जो बैंक डिपॉजिट है वो स्विस बैंक में बढ़ के 3 गुना हो गया, ठीक है वैसा। फिर है कि अभी अभी न्यूज़ में है कि कहाँ की पार्लियामेंट ने असिस्टेड डाइंग लॉ, ठीक है, उसके फेवर में जो लॉ है वो पास हो गया वहाँ के पार्लियामेंट में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है। इसको आप काइंड ऑफ एक्टिव या पैसिव यूथनेसिया बोल सकते हैं, ठीक है। यूथनेसिया आप समझ रहे हैं ना, कि वैसे लोग जो विलिंगली चाह रहे हैं कि अब मर जाए, काइंड ऑफ, ठीक है, उसको असिस्टेड डाइंग बोलते हैं। तो मतलब बहुत बार क्या होता है कि आपको कोई ऐसी डिजीज़ है कि आप लाख कर ले, आप उसमें रिकवर नहीं कर सकते, काइंड ऑफ। तो आप डॉक्टर क्या करता है कि टेक्निकली मेडिकल कंडीशन के तहत आपको मतलब असिस्टेड डाइंग करवाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको लीगल ये कर दिया। अब एक आइलैंड जो भी बहुत न्यूज में था, चियोस आइलैंड, ठीक है, चियोस या कियोस जो भी है,
चियोस आइलैंड, ये कहाँ पे, ये ग्रीस में है, ठीक है। ये क्यों न्यूज में था कि यहाँ पे ग्रीस ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी थी, डिक्लेयर कर दी थी। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल वाइल्ड फायर्स हुए थे, बहुत जंगलों में आग लग गई थी चियोस आइलैंड में, ठीक है। तो हल्का सा आप ये मैप देख सकते हैं कि देखो ये ग्रीस है, ठीक है, और ये टर्की है, ओके, और यहीं पे कहीं साइप्रस वगैरह है, ठीक है। आप मान लो इधर कहीं साइप्रस है जहाँ पे इंडियन पीएम विजिट किए थे, ठीक है। तो ग्रीस पे जो चियोस आइलैंड है यहाँ पे, ये चियोस आइलैंड ग्रीस के अंडर में आता है, ओके। जो नेक्स्ट न्यूज है कि साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यहाँ भी एक बार देख लेना, ठीक है। उसका साउथ एशिया का रीजनल सेंटर कहाँ बन रहा है? इंडिया में, आगरा में, ठीक है वैसा। फिर बांग्लादेश ने न्यू बांग्लादेश डिक्लेयर कर दिया 8 अगस्त को। पहले क्या था कि हम जिस दिन या इंडिया और बांग्लादेश ने मिल के जिस दिन पाकिस्तान को हराया था, जिस दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ था काइंड ऑफ, उसको ये लोग बांग्लादेश डे सेलिब्रेट करते थे। अभी जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, इंटरिम गवर्नमेंट की, इन्होंने क्या किया कि जिस दिन इनकी सरकार का गठन हुआ है, स्वेरिंग हुई है, उसी दिन को 8 अगस्त को ये लोग डिक्लेयर कर दिया कि अब से हम नया बांग्लादेश डे मनाएंगे, ठीक है वैसा। यूएस में सल्मोनिया आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। सल्मोनिया क्या है? सल्मोनिया एक डिजीज़ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है वैसा, काइंड ऑफ फूड बोर्न इलनेस है। ये भी बहुत न्यूज में था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इंगा थ्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है, $250 मिलियन का लोन देके, ठीक है। इसका बहुत ये हुआ था, अपोजिशन हुआ था, लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया। तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कौन सी नदी पे है? कांगो में ही कांगो रिवर बनी हुई है ये, ठीक है वैसा। तो ये आयर का पार्ट भी हो गया दोस्तों। टेक की न्यूज़ देखते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट साइंस है टेक की न्यूज़ है, ठीक है वैसा। तो जो इंडिया ने भारत जिन करके एक नया मिशन लॉन्च किया है, भारत जिन समिट 2025 में, ठीक है। इस समिट के तहत कि फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बनाने का, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी जो है, ओके, वो क्या है? मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एआई टाइप का। तो इंडिया का अपना बनाने के लिए सरकार ने अनाउंस किया है भारत जिन करके, ठीक है। उसके अलावा इसरो ने अपनी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की जो टेक्नोलॉजी है उसको फुल्ली ट्रांसफ़र कर दिया है हैल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ठीक है। तो अब क्या है कि जो हैल है वो इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाएगी और मार्केट में ये करेगी। तो ये क्या है? काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू प्राइवेट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, काइंड ऑफ, ठीक है। कि जो भी हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उसको कैसे हम प्राइवेटाइज करें और मार्केट में लेके आएँ, उसको मार्केटाइज करें वैसा। अगला न्यूज़ क्या है कि सरकार ने या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एलोन मस्क की जो स्टारलिंक है सैटेलाइट इंटरनेट वाली, उसका लाइसेंस अप्रूव कर दिया। और इसके साथ ही स्टारलिंक पहली नहीं तीसरी कंपनी बन गई है, ठीक है, जिसको सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस मिल गया, लाइसेंस मिल गया। पहली कंपनी है वनवेब, दूसरी है जियो की सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और तीसरी है स्टारलिंक, ठीक है। तो सैटेलाइट इंटरनेट होता है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये आप इमेज देखिए कि कैसे हम अर्थ के ऊपर सैटेलाइट का यूज करके इंटरनेट भेजते हैं, ठीक है वैसा। तो ये डिफरेंट होता है जो हम ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट भेजते हैं या मोबाइल नेटवर्क के थ्रू, ये दोनों डिफरेंट होता है सैटेलाइट इंटरनेट से। इसमें क्या सैटेलाइट का यूज करते हैं, ठीक है वैसा। और दूसरा हम देखते हैं कि एक एक्सियो मिशन 4 लॉन्च हुआ है, जो क्या है, एक्सियो मिशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का प्राइवेट मिशन है। ये किसी गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट मिशन का, एक्सियोम कंपनी है काइंड ऑफ, उसका मिशन है ये, ठीक है। तो पहली बार मतलब इसमें एक इंडियन भी गए हैं अपने, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। और ये गगनयान जो है अपना मिशन, उसके भी मेंबर हैं, ये 4 लोग जा रहे हैं उसमें। गगनयान में शुभांशु शुक्ला भी हैं, ठीक है। तो ये एक्सियो मिशन 4 में गए हैं और ये पहले इंडियन बने हैं स्पेस स्टेशन जाने वाले राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा 1984 में गए थे, तो 41 साल बाद फिर से एक इंडियन स्पेस स्टेशन में गए हैं, वो है शुभांशु शुक्ला, ठीक है वैसा। तो ये एक्सियो मिशन जो है वो फोर्थ प्राइवेट ह्यूमन फोर्थ प्राइवेट मिशन था बाय एक्सियोम स्पेस टू ISS जाने वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो एक्सियोम मिशन में 4 लोग गए थे, तो उन 4 लोगों के नाम जानने इंपॉर्टेंट है आपको। पहले तो अपने शुभांशु शुक्ला हैं जो इंडिया से थे, ठीक है, और यही पायलट भी थे मिशन के। दूसरे हैं टिबोर कापू हंगरी से थे, ठीक है। और पेगी व्हिटसन कमांडर थी मिशन की, ये US की हैं, पेगी व्हिटसन ये फीमेल है। और स्लैवोज उजांस्की ये मिशन स्पेशलिस्ट, ये पोलैंड के थे, ठीक है। तो पोलैंड, US, इंडिया, हंगरी, ये 4 लोग थे। अब स्पेस से 2 चीज़ सुनते हैं, 2 नाम सुन लेते हैं, ठीक है। एक होता है क्रैमलिन लाइन,
क्रेमलिन लाइन, ठीक है, ये लाइन सुन लो, क्रेमलिन लाइन। तो क्या है कि आपका ये जो अर्थ है दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर 100 किलोमीटर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन है जो बताता है कि इसके बाहर हम स्पेस में चले गए, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं क्रेमलिन लाइन। कितने डिस्टेंस पे? 100 किलोमीटर पे, ठीक है। और दूसरा एक टर्म है केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? सैटेलाइट इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि क्या होता है सैटेलाइट इंटरनेट में कि आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट आपको अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्पेस ऑब्जेक्ट हो जाते हैं और कोलाइड करने का भी चांसेज रहता है, ठीक है, टकराए जाने का। तो केसलर सिंड्रोम क्या है? एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें स्पेस ऑब्जेक्ट का टकराने का डर है, ठीक है, वैसा वो एक सिंड्रोम है, डर। अगला है कि इंडिया अपना पहला पोलर रिसर्च व्हीसल बनाने वाला है आर्कटिक में, ठीक है, ऐसा। तो ये किस कंट्री के साथ मिलकर बनाने वाला है? नॉर्वे के साथ मिलकर, ठीक है। गूगल ने अपना पहला एशिया पैसिफिक का पहला और वर्ल्ड का चौथा सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ बना रहा है? हैदराबाद में, ठीक है। एशिया पैसिफिक का पहला है और वर्ल्ड का चौथा है। चाइना का एक मिशन है तियानवेन-2 मिशन। ये तियानवें नाम से भी लग रहा है कि चाइनीज मिशन है। तो ये क्या कर रहा है? एस्टेरॉयड का मिशन है कि एस्टेरॉयड पे जाके वहाँ सैंपल लेके वापस चाइना आएगा, ठीक है। और एक और चाइनीज सैटेलाइट है झैनघेंग 102, ठीक है। इसका क्या पर्पस है? चाइना ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, ठीक है। फिर इंडियन साइंटिस्ट ने लिखिएगा, कहाँ के साइंटिस्ट ने? तो इंडिया के साइंटिस्ट ने एक थेरेपी डेवलप की है जिसका नाम है नैनो कैप स्ट्रक्चर का यूज करके कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, वैसा। फिर ये भी फेमस न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन बनी है डंगेटी जानवी, जो नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुई है, ठीक है। डंगेटी जानवी क्या है? ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। और नासा का एक प्रोग्राम है 2029 में स्पेस ट्रेवल करने का, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, वैसा। तो नासा के एक अवार्ड था स्पेस प्रोग्राम, फ्यूचर स्पेस ट्रैवलर बनने वाली है ये। क्या नाम है इनका? डंगेती जानवी। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। फिर फ्रांस की एक वुमेन में नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ है, ठीक है, वैसा। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट टाइप का बन रहा है अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और गूगल अपना एशिया पैसिफिक का पहला और वर्ल्ड का चौथा कहाँ बना रहा है? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में, ठीक है। इसके अलावा 2 नए बैट वायरसेस खोजे गए हैं। कहाँ खोजे जाएंगे दोस्त बैट वायरसेस? जहाँ कोविड होता है तो चाइना में, ठीक है। और बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है नवादा में, ठीक है। इसके साथ ही साइंस हो गया। अब हम देखते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी की न्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले ईरान इजराइल वॉर देखते हैं, बहुत न्यूज़ में था जून में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। पहले तो हम ये देखें कि देखिए ये ईरान है दोस्तों, ये सिनाई पेनिनसुला है, तो ये ईरान है, ठीक है, देख लो ये ईरान है काइंड ऑफ, ठीक है, वैसा। ये लेबनान है कंट्रीज, ये जॉर्डन है, ठीक है, वैसा। ये सीरिया है, ये इराक है और यहाँ ईरान है, आप समझो। तो इजराइल यहाँ से अटैक कर रहा है ईरान पे, कितनी दूर है आप देख रहे हो, राइट, ठीक है। ये टर्की है, इजिप्ट और ये साइप्रस है जहाँ अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे, देखो ये साइप्रस है। और साइप्रस और टर्की का हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान का है, राइट, वैसा। तब देखते हैं कि इजराइल ने लॉन्च किया है, देखो ईरान इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट स्मॉल फैक्चुअल टाइप की, वो हम एक जगह कलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ईरान इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, जो उसका पर्पस था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना। उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है, कि हम सच्ची प्रॉमिस निभाएंगे, आपको तबाह करेंगे वापस। तो उसने मिलिट्री अटैक किया इजराइल पे, ठीक है, वैसा। जब इजराइल से बन नहीं पाया तो यूएसए को कूदना पड़ गया और यूएसए ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, रात को हथौड़ा मारने वाला ऑपरेशन, ठीक है। तो उसमें ईरानी न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया उसने, ठीक है, 2-3। ईरान ने फतह मिसाइल लॉन्च किया इजराइल पे, ठीक है। तो फतह क्या उसकी सबसे बेस्ट मिसाइल है और एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। और जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसको भी उसने भेज दिया काइंड ऑफ, ठीक है। इस सब के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अलग से ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, जो अपने इंडियन सिटीजन्स थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, सबसे लेटेस्ट है ऑपरेशन सिंधु, ईरान से इवैक्यूएट करने के लिए। इसके पहले ऑपरेशन अजय था, इजराइल में ही, रिटर्न ऑफ इंडियंस फ्रॉम इजराइल ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, जो इजराइल पैलेस्टाइन युद्ध चल रहा था ना,
इजराइल हमास का, उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फिर ऑपरेशन कावेरी सूडान से निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से निकालने के लिए जहाँ 4 मिनिस्टर गए थे अपने, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से, और वंदे भारत मिशन कोविड-19 के टाइम, ठीक है वैसा। अब आते हैं कि उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे चलते हैं कि कहाँ की पार्लियामेंट है और किस कंट्री ने एनपीटी से, एनपीटी जो ट्रीटी होती है उससे विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो वो है ईरान, ठीक है। तो एनपीटी क्या होता है आपको पता है कि जहाँ भी कॉन्टेक्स्ट है हम लोग उसका स्टैटिक पार्ट या कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर करते चलते हैं। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये क्या है कि एनपीटी एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसका पर्पस है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका जो स्प्रेड रोकना है, कि वो ट्रांसफ़र ना हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करता है, ठीक है। मतलब अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी यूज करनी है एज ए एनर्जी के लिए तो आप यूज कर सकते हैं, बट आप उससे न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं बना सकते हैं। और ये वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री साइन की हुई है, ठीक है, एनपीटी कंट्री। अब देखते हैं कब साइन हुआ। तो ये साइन हुआ 1968 में और फोर्स में आया 1970 में। इसमें टोटल कितने मेंबर है? 191 मेंबर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ के मेंबर है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है, जैसे इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं, इजराइल नहीं है, नॉर्थ कोरिया का मेंबर था लेकिन उसने 2003 में विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो 4 कंट्री मेजर कंट्री हैं जो उसके मेंबर नहीं है एनपीटी का, ठीक है। फिर कहाँ की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बैन करने का, क्लोज करने का प्लान अप्रूव किया, अभी तक हुआ नहीं है, तो ईरान की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? देखो आप, ये देखो, ये जो मैप देख रहे हो, यहाँ ईरान है, सऊदी अरबिया, इराक, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। ये क्या करता है? पर्शियन गल्फ और अरबियन सी को कनेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस कंट्री के पास है? तो ईरान के पास। और किसको कनेक्ट करता है? तो पर्शियन गल्फ और अरबियन सी को कनेक्ट करता है, यहाँ से यहाँ, ठीक है वैसा। अब है कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स रिकवर किया 9 करोड़ का, ठीक है। तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट समझना, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या है? जिसमें पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स को हम ट्रैक कर रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। अब आते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे, एससीओ पे। तो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी चाइना में, क्विंडागो समिट चाइना में, ठीक है। तो वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है, ज्वाइंट एग्रीमेंट, उस पर अपने डिफेंस मिनिस्टर ने साइन करने से मना कर दिया क्योंकि इसने पहलगाम टेरर अटैक को रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज नहीं किया था, ठीक है वैसा। अब एससीओ ओवरऑल है क्या, जो 2025 की एससीओ है उसका जो चेयर है वो चाइना है, ठीक है, बीजिंग चाइना, ओके। अब एससीओ क्या है? एससीओ एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, इसके 10 मेंबर हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सिप्री की ईयर बुक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास अब ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट नाउ इंडिया होल्ड मोर न्यूक्लियर वेपन देन पाकिस्तान, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंटली लोअर देन चाइना, ओके। नाउ इंडियन आर्मी हैज टेस्टेड रुद्रास्त्र ड्रोन, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान में। रुद्रास्त्र ड्रोन क्या है? देखिए, ये रुद्रास्त्र ड्रोन, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो ड्रोन है इट कैन रिले बैक लाइव वीडियो एंड रिटर्न टू द लॉन्च पोजीशन इन ऑटोमेटिक मोड। मतलब आप इस ड्रोन को लॉन्च कर दो, ये जाएगा वहाँ पे अटैक करके आएगा, लाइव लोकेशन में देता रहेगा और आपने जहाँ से लॉन्च किया वहाँ पे वो वापस आ जाएगा, ठीक है वैसा। फिर है कि मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है शक्ति 2025 इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये ऐसा 8वां एडिशन था। तो आपको आजकल सब कुछ याद रखना है, खाली आपको शक्ति इंडिया फ्रांस याद नहीं रखना है, ये भी याद रखना है कैवा एडिशन है, 8वां एडिशन है। कहाँ हुआ है? ला कैवेलरी फ्रांस में, ठीक है वैसा। फिर एक टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज है, ये हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में, टाइगर क्लॉ, ठीक है। और इंडिया अमेरिका के बीच में और कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं? युद्ध अभ्यास है, ठीक है, टाइगर ट्रैम्प है और मालाबार है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे होते होंगे। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में पार्टिसिपेट किया, जो कि होता है मंगोलिया में। ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंट्री की आर्मी पार्टिसिपेट करती है, तो मंगोलिया में होता है खान क्वेस्ट, ठीक है। तो और ये इंडिया की कुमाऊँ रेजिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट की थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 17वीं इंडिया मंगोलिया मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, वो भी हुआ था कहाँ पे? मंगोलिया में, उलान बतार में। यहाँ से इंडिया की अरुणाचल स्काउट गई थी, ठीक है। तो नोमैडिक एलिफेंट वाले एक्सरसाइज में अरुणाचल स्काउट गई है और खान क्वेस्ट में कुमाऊँ रेजिमेंट गई है, ठीक है वैसा।
अब अगला है कि यूनाइटेड किंगडम ने पासेक्स नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया है। पास मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, कहाँ पे, अरेबियन सी में। यहाँ पे बहुत सारे कंट्री के साथ, ये भी क्या है, मल्टीपल कंट्री वाला है, ठीक है। इसमें इंडिया की नेवी पार्टिसिपेट की है और क्या किया, INS तबर गया है और P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ये दोनों पार्टिसिपेट किया था। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कि कौन सी कंट्री ने पहली बार 64 सालों में पहली बार सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया, तो वो साउथ कोरिया। तब देख सकते हैं ये न्यूज़ कि साउथ कोरिया का पहले सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर है। पहले क्या बनते थे, मिलिट्री मैन बनते थे, ठीक है। वैसा नाम क्या है इनका, आह ग्यूं बैक, ठीक है। वैसा अब है INS अरनाला, जो है ये इंडियन नेवी में कमीशन हुआ विशाखापट्टनम में, ठीक है। वैसा और INS तमल जो है इसका कमीशन हुआ है यंतार शिपयार्ड रसिया में, ठीक है। इंडिया ने एक सब मरीन कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया साउथ अफ्रीका के साथ, जहाँ पे सब मरीन में कॉपरेट करेंगे लोग, ठीक है। मानो बनाना हो, चाहे एग्रीमेंट करना हो, ऑपरेट करना हो, कुछ तो भी। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ सब मरीन एग्रीमेंट हुआ है। अब रिसेंट न्यूज़ क्या है कि इंडिया और ब्राज़ील ने एग्रीमेंट साइन किया है एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का, ठीक है। और सब मरीन का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ। नाटो समिट ऑर्गेनाइज हुआ है हेग नीदरलैंड में, ठीक है। नाटो समिट, इसके बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे, हेग समिट, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑपरेशन बिहाली ये स्टार्ट किया इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन बिहाली, ठीक है। वैसा फिर यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया है, एग्जीक्यूट किया है, जिसमें कि इसका लार्जेस्ट ड्रोन ऑफेंसिव मिशन था, डिस्ट्रॉइंग $7 बिलियन वर्थ ऑफ रशियन एयरक्राफ्ट, ठीक है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ठीक है, ओके। तो आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी भी हो गया। नाउ विल डू एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो असम और मेघालय गवर्नमेंट जो है, दे हैव एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट ए 55 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डैम बनाने का कुल्सी रिवर पे, ठीक है। तो कुल्सी रिवर में डॉल्फिन भी रहती हैं वैसा। तो कहाँ पे देख लीजिए आप, असम और मेघालय, और यहाँ कुल्सी रिवर है, इस पर डैम बनाने वाले हैं। दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब आप सबको पता है कि 5 जून को क्या होता है, सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया वो साउथ कोरिया में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की जगह जेजू, वहाँ पे। और थीम जो थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो थीम इंपॉर्टेंट थीम पूछ देते हैं बहुत बार। फिर बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ जर्मनी में। द बोन समिट मोस्टली जर्मनी में ही होता है। इस बार की थीम थी ऑपरेशनलाइजिंग ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, ठीक है। फिर फर्स्ट असेंबली, पहली मीटिंग हुई है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की न्यू दिल्ली में। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर वो भी न्यू दिल्ली में। इसका हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था, लॉन्च किया था 2023 में। 2023 में क्या हुआ था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, 1973 में जो अडॉप्ट हुआ था, उसके 50 साल पूरे हुए थे। तो उसके उपलब्ध में सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रपोज किया था और एस्टेब्लिश किया न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये क्या करता है, 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करता है। टाइगर को, लायन को, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा को, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर दिल्ली, इंडिया में। अब जो कुछ और न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट वन, वो हम देख लेते हैं, अच्छे से बनाए हुए हैं ये। अब देखिए जो अगली न्यूज़ है कि झारखंड ने, ठीक है, लामो टाइगर जब है, ये जो झारखंड का अगर आप मैप देखेंगे ना, इसका जो टॉप पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये बना रहे हैं टाइगर सफारी। फिर एक बर्ड है सियामीज फायरबैक। सियामीज फायरबैक क्या है, थाईलैंड की नेशनल बर्ड है और बहुत सालों बाद उत्तराखंड के रानीखेत में स्पॉट हुई है ये। और ये सी इज सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी, ठीक है। जो पीकॉक टाइप की और पिंजर टाइप की होती है, कबूतर टाइप की, उस टाइप की लगती है, बट सी इज सो ब्यूटीफुल। ये थाईलैंड की नेशनल बर्ड है। क्या नाम है इनका, सियामीज फायरबैक, ओके। नाउ सी, ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी बना है धनुषकोडी, तमिलनाडु में, ठीक है। ये देखिए, तो धनुषकोडी जो तमिलनाडु है ना, वो काइंड ऑफ इंडिया का लास्ट ये मेन लैंड है, ठीक है, लैंड पॉइंट है वो वहाँ पे। तो ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एस्टेब्लिश हुई, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे बन रही है, मान लीजिए इस टाइप का, ठीक है, कुछ तो भी ऐसा ही अगर यहाँ पे, ठीक है, क्या, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। फिर अगला है कि
किस नेशनल पार्क में भी जो बहुत फेमस टाइग्रेस थी एरोहेड, मैंने ट्विटर पर देखा था, ये न्यूज़ बहुत फेमस थी, ठीक है, वो मतलब मर गई है, तो रणथंबोर नेशनल पार्क में। ओके, अब है कि तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? तो तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है। तो सरकार ने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें आप इम्पोर्टेंट जो भी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है? तो केरला में। देखिए ये सब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है ना, वो सब न्यूज़ में थी किसी ना किसी रीजन से, ठीक है, कहीं फॉरेस्ट फायर से, कहीं किसी स्पीसी मेजर स्पीसीज के डेट से वगैरह, तो वो सब हमने कवर करवाते। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, ये केरला में इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का केरला वाला पार्ट यहाँ पे है, तो उसमें इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे इडुक्की। ओके, ठीक है। नाउ बोल रहा है कि इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ बना? तो केरला में। और कौन सी सेंचुरी है? अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, ठीक है। आप देखिए मैप में यहाँ पे अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। ये इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन रही है। क्या बन रही? बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है। अब है कि सैलखन फॉसिल पार्क, ये कहाँ सिचुएटेड है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में, सैलखन फॉसिल पार्क। देखिए ये जो यूपी का मैप है, आप देखिए इंडिया का मैप में जो यूपी का मैप है, यूपी के मैप में सोनभद्र ना यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलखन फॉसिल पार्क है, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब आपको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में मैंने बता ही दिया कि इंडिया की रैंकिंग 10वीं है, पिछली बार इसकी रैंकिंग 7 थी और टॉप किया डेनमार्क ने, ठीक है। काली टाइगर रिजर्व बहुत न्यूज में था कर्नाटक में, यहाँ पे कुछ टाइगर डेथ कर गए थे। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे? कर्नाटक में, आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर दिल्ली ने पहला स्टेट या यूटी इसने एस्टेब्लिश करने का अनाउंस किया है, इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। कहाँ बनेगा? दिल्ली में। कुमराम भीम क्या है? कुमराम भीम नया टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व है तेलंगाना में। तो ये क्या कर रहा है कि एक एज ए टाइगर कॉरिडोर काम करेगा, ठीक है। 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ठीक है, और एक है कुमराव भीम कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, तेलंगाना में। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा ये कॉरिडोर। कौन सा? कुमराम भीम। तो इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया है तेलंगाना ने, ठीक है वैसा। और ये किस प्रोविजन के अंदर में होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके अंदर में। अगला रामसर वेटलैंड, अब ये रिसेंट न्यूज है, सबसे लेटेस्ट, ठीक है, कि मेनार उदयपुर में और खिचन फलोड़ी में ये 2 रामसर साइट ऐड हुए हैं राजस्थान में, ठीक है वैसा। और इसी के साथ इंडिया का जो टोटल नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड हो गया दोस्तों, वो हो गया 91, ठीक है। ये है हाईएस्ट इन एशिया एंड 3rd ग्लोबली। तो सबसे ज़्यादा यूके में है 175, ब्रिटेन में, उसके बाद मैक्सिको 142 और 3rd नंबर पे हम आते हैं, ठीक है, इंडिया में भी सबसे ऊपर तमिलनाडु है 20 और उत्तर प्रदेश में है 10, ठीक है, 20 और 10। तो सबसे ऊपर तमिलनाडु है, फिर यूपी है, ओके। और ओवरऑल इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे, ओके। नाउ राजा खास विलेज जो है हिमाचल प्रदेश में, इसको पहला सोलर मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया है। राजा खास, ये देखिए खास विलेज है, राजा का बनाया हुआ है, इसलिए इसको क्या किया गया? पहला सोलर मॉडल घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। विक्रम सोलर प्रोजेक्ट जो है बिहार में बन रहा है। इंडिया का जो पहला अंडर वाटर म्यूजियम है, और यहीं पे आर्टिफिशियल कोरल रीफ भी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? जो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, जो INS गुलदार जो है ना डिकमीशन हो गया, उसी में पहले ही बताया। फ्यूगो वोल्केनो, ठीक है, ये कहाँ पे? ग्वाटेमाला में। और माउंट एटना ऐसे भी स्टैटिक न्यूज पूछ देता है। माउंट एटना यूरोप की लार्जेस्ट माउंट है, हाईएस्ट माउंट, वहाँ पे भी एक्टिव वोल्केनो इरप्ट हो गया, ठीक है। फिर जंपिंग स्पाइडर की नई स्पीशीज डिस्कवर हुई कर्नाटक में, और कर्नाटक में क्या है? काली टाइगर रिजर्व, ठीक है, ओके। फिर कहाँ की हाई कोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को बैन कर दिया? तो केरला के हाई कोर्ट ने। और केरला में क्या है? पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बन रहा है, कहाँ पे? अरलाम में, ठीक है। और इडुक्की टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे, ठीक है। अब माले महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? कर्नाटक में। यहाँ पे फ्यू टाइगर्स डेथ पाई गई थी पॉइजनिंग के सस्पेक्शन पे। तो आपका एनवायरमेंट का पार्ट भी हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। काली टाइगर रिजर्व, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज में थे जून का, वो मैंने करवा दिया है आपका, ठीक है। यू कैन सी सच ब्यूटीफुल बर्ड। अब आगे का देखते हैं
कि जो अपॉइंटमेंट अवार्ड डे फेस्टिवल वाले जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो 11th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है 21 जून को, ठीक है। और पूरे इंटरनेशनल लेवल का जो योगा डे था वो मनाया गया कहाँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना है, ठीक है। और ये 11वां सेशन था, ठीक है। इस पर की थीम क्या थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ थीम के अंदर में विशाखापट्टनम मनाया गया, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और ये इसका कितने लोग पार्टिसिपेट किए, 2018 में 9 करोड़ लोग थे, अभी बढ़ के 24 करोड़ लोग पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। वैसा ऑफिशियली 2014 में रिकॉग्नाइज हुआ और पहली बार 2015 में मनाया गया था, ठीक है। वैसा प्रिंसेज ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला है, ये एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है सेरेना विलियम्स को, ठीक है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड मिला है आचार्य प्रशांत को। आप आचार्य प्रशांत की बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, ठीक है, आजकल यूट्यूब पे, तो उनको मिला है आचार्य प्रशांत को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड का। मातृभूमि साहित्य अवार्ड मिला है सारा जोसेफ को, मातृभूमि साहित्य अवार्ड। शंकर देव अवार्ड मिला है सोनल मानसी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड मेडिसिन के फील्ड में, भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड ये किया है मेडिसिन के फील्ड में। फिर अम्बुबाची मेला लगता है असम में, लगा है इस बार, फेमस है। बुनालू फेस्टिवल लगता है तेलंगाना में मनाया जाता है, बुनालू फेस्टिवल तेलंगाना में, अम्बुबाची मेला असम में, ठीक है। फिर है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 का मनाया जाएगा इंडिया में। इंडिया 2029 वाला जो गेम है वो इंडिया ने होस्ट करने का जीता है, ठीक है। फिर आषाढ़ी बीज फेस्टिवल मनाया जा रहा है गुजरात में, आषाढ़ी, आप आषाढ़ी इसको पढ़ सकते हैं, आषाढ़ी बीज फेस्टिवल मनाया गया है गुजरात में, ठीक है। अब है कि अम्बुबाची मेला हमने पढ़ लिया है। 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, और ये 19वां था, ठीक है। कौन मनाता है, NSSO, ओके। और किसके बर्थडे मनाया जाता है, PC महालनोबिस के, ठीक है। वैसा फिर खीर भवानी मेला लगता है जम्मू कश्मीर में, ओके। और 300वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का, कहाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो आपका स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाला भी जो सेशन था वो भी हो गया। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये काइंड ऑफ लास्ट वाला ही बचा हुआ है। तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी 2025 का, आपको पता होगा, आप सबने देखा होगा, साउथ अफ्रीका जीत चुका है। किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को। तो वी ऑल वी आर सो हैप्पी कि साउथ अफ्रीका फाइनली जीता है, ठीक है। जो चोकर की इमेज थी, जो उनकी चोकर की इमेज थी, उन्होंने उसको धो दिया, ठीक है। वैसा तो ये कहाँ पे हुआ था, लॉर्ड में, इंग्लैंड इसका होस्ट था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। तो फाइनल लॉर्ड में था, वहाँ से वो लोग जीते हैं। और ये 3rd एडिशन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, ठीक है। वैसा तो इसमें इस चैंपियनशिप में टोटल 69 मैचेज हुए थे, 69 मैचेज 9 टीम के बीच में। सबसे ज़्यादा रन बनाने का अवार्ड मिला जो रूट को, और सबसे ज़्यादा विकेट लिया है पैट कमिंस ने, ठीक है। ये इंग्लैंड के हैं और ये USA के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओके। फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स रिटायर हुए हैं रिसेंटली। हेनरिक क्लैसन जो साउथ अफ्रीका से हैं, पीयूष चावला जो इंडिया से हैं, और निकोलस पूरन जो वेस्ट इंडीज से, ये तीनों ने रिटायरमेंट ले लिया है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको स्टार मार्कर कर लिया, आ सकता है, ICC हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल कर लिया है, और ऐसा होने वाले ही 11वें इंडियन बन गया है, ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम में। तो 7 लोगों को शामिल किया था एक साथ, उसमें इंडिया से MS धोनी थे, हाशिम अम्ला है, मैथ्यू हेडन है, उसके अलावा सना मीर है, ग्रैम स्मिथ है, सारा टेलर है और डेनियल विक्टोरिया है, ठीक है। तो 2 फीमेल थी, सना और सारा, और 4 ये 5 ये हो गए, ठीक है। और आप सब देख सकते हो सब अपने टाइम के दिग्गज हैं, हाशिम अम्ला, धोनी, मैथ्यू हेडन, ग्रैम स्मिथ, डेनियल विक्टोरिया, इन सबको हम लोग कितना एडमायर करते थे, ठीक है। अब है कि किस कंट्री क्रिकेटर है सोफी डेविन जो रिटायरमेंट ले ली हैं, तो वो है न्यूजीलैंड की, ODI से ली हैं। अब चेस की, सा क्रिकेट की न्यूज़, ठीक है। अब चेस की न्यूज़ देखते हैं कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को किसने जीता है, डी गुकेश ने, ठीक है। किसको हराया है, मैग्नस कार्लसन को पहली बार, काइंड ऑफ। तो आपने ये इमेज देखी होगी जिसमें मैग्नस कार्लसन सट से ऐसे जोर से मारते हैं टेबल पे हारने के बाद, ठीक है। वैसा तो ये बहुत फेमस था ये वीडियो। अब इसके अलावा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट तो जीता है डी गुकेश ने, लेकिन नॉर्वे चेस वुमेन टूर्नामेंट जीता है एना मोजुचुक ने, ठीक है। आप नाम अच्छे से पढ़िएगा, एना मोजुचुक, ठीक है। फिर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है। क्या स्कीम का नाम है, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम, ठीक है। इसके अलावा टेनिस में देखते हैं कि पहली फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने वाली बनी है कोको गॉफ, ठीक है। और कोको गॉफ ने डिफीट किया है आर्यन साबालेखा को, तो फ्रेंच ओपन टाइटल, अपनी फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने वाली बनी कोको गॉफ, ठीक है। इसके अलावा
वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती है ITF ग्लैडबैच टेनिस टूर्नामेंट जर्मनी में माया राजेश्वरन ने, ठीक है। और सेकेंड क्वींस क्लब टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, सेकेंड क्वींस क्लब टाइटल कार्लोस अल्काराज ने। इसके अलावा जो अदर स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, जैसे 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, उसमें कहाँ हुआ है, गुमी साउथ कोरिया में, ठीक है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें चाइना टॉप किया है, टॉप में बैठा है, ठीक है, और इंडिया सेकेंड पे रहा है, ओके। इंडिया ने टोटल 24 मेडल जीते थे, इसमें 8 गोल्ड। अब प्रदीप नारवल जो हैं, ये कबड्डी से रिटायरमेंट ले लिया। प्रदीप नारवल बहुत फेमस प्लेयर हैं कबड्डी के, उन्होंने कबड्डी से संन्यास ले लिया अब, ठीक है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जो रेसिंग होती है उसमें जीते हैं ऑस्कर पियास्ट्री ने। वुमेन की एशिया कप 2025 जो है वो चाइना में होगा, 2025 वाला वुमेन्स एशिया कप 2025 चाइना में, ठीक है। प्रियंका गोस्वामी जो है ये ऑस्ट्रियंस रेस चैंपियनशिप में गोल्ड जीती है, ठीक है। इसके साथ ही इंडिया की जो सुरुचि सिंह है वुमेन की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीती हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ है अमेरिका में हुआ है, फीफा 2025 कब होगा, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 अमेरिका में होगा, ठीक है। और थर्ड साबा वुमेन चैंपियनशिप इंडिया में होने वाला 2025 में, ठीक है। इसके अलावा पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो में जीते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। और नीरज चोपड़ा पेरिस डायमंड लीग में तो जीते ही, उसके अलावा ओस्ट्रावा गोल्डन स्पैक जेवलिन थ्रो टाइटल में भी उन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा 2 टाइटल जीते हैं, पेरिस डायमंड और ओस्ट्रावा, ठीक है। सेंथिल कुमार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में। स्क्वैश गेम जो होता है जिसमें पंकज अडवाणी हमेशा टॉप करते हैं, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ये सेंथिल कुमार, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो लोगो और मैस्केट है वो बनाया है रेखा गुप्ता ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हु विल होस्ट बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ इंडिया जो पहली बार ऐसा होस्ट करेगा बिली जीन किंग कप 2025 का, ठीक है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होगा 2025 में वियतनाम में 2025 का, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट न्यूज भी वो कवर कर दे रहे हैं, यू नेवर नो एग्जाम में क्या आ जाए, ठीक है। एशियन पैरा ब्रेंटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रहा है थाईलैंड में, और कौन सा मेडल, लिम्थो चैंदबैम ऑफ मणिपुर जीते हैं वर्जिन जूनियर यूरोपियन कप, ठीक है, गोल्ड जीते हैं उसमें। 14वां एडिशन हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है तमिलनाडु में, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। एंड हु विल होस्ट 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, राजस्थान जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑर्गेनाइज करेगा, और ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका स्पोर्ट्स का न्यूज़ भी हो गया दोस्तों, और इंडेक्स वगैरह सब कुछ हो गया। तो आई होप आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने करंट अफेयर जून का बहुत अच्छे से करवाया है, और इस टाइप का करंट अफेयर जो है आपको बहुत रिलेवेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अच्छे से इसको पूरा वीडियो को देखिए, आपको लगे तो आप नोट्स भी बनाएं, और आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं BPSC की या अदर स्टेट PCS के UP PCS की, आप बिल्कुल शेयर करिए, यही हमारा एक सिंगल मोटिवेशन है, ठीक है। थैंक यू, आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, पूरे मंथ वाइज करंट अफेयर हम सारा करवा देंगे बहुत अच्छे से, ओके, ठीक है, थैंक यू।